तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संसद भवन, जहां पर वित्त मंत्री के परिवार के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह। अच्छा होगा महिलाओं के लिए खासतौर पर, उम्मीद है कि अच्छा होगा। अच्छा आप बताएं, आप लगातार जो है अरुण जेटली के साथ प्रचार में जुड़ी हुई थी, किस तरह की बजट आप देख रहे हैं? मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है बजट अच्छा होगा, इज इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा मैडम? हाँ जी। तो ये थी अरुण जेटली की पत्नी और उनकी बेटी, जिनका साफ तौर पर दिखाना है कि पहला जो आम बजट जो कि कुछ देर में पेश किया जाएगा वो सभी लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वित्त मंत्री की बेटी और पत्नी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक, और अभिषेक के साथ हैं निरंजन हीरानंदानी, जो कि हीरानंदानी बिल्डर्स से जुड़े हुए हैं, मुंबई के सबसे प्रमुख बिल्डर्स में से एक हैं। अभिषेक, मैं जानना चाहूंगा कि मोदी ने सपना दिखाया है कि 10 साल के भीतर सबको, देश में सबको पक्के मकान मिले। क्या ये सपना है और सपना कभी पूरा हो सकता है? बिल्कुल, हमने बल्कि हीरानंदानी साहब से मैं बात कर रहा था तो मैंने भी इनसे पूछा कि मुंबई में कभी किसी घर हो सकता है। खासतौर से सर क्या कहेंगे आप? दीपक सर का सवाल है कि क्या जो मोदी का सपना है कि हर किसी के घर में हर किसी को घर होगा, क्या आप कहेंगे हर सपना पूरा हो पाएगा? अब बीजेपी की मैनिफेस्टो देखिए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8 साल के अंदर वो 2.5 करोड़ घर बनाना चाहते हैं। वो 8 साल का जो उन्होंने लिमिट लिखा है वो खुद के मैनिफेस्टो में लिखा है। तो मुझे तो कोई शंका नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक डायरेक्शन, दृष्टिकोण देखना है, हमें एक डायरेक्शन और विजन बनाना है, और उसको वित्त मंत्री कैसे साधन देते हैं ये पूर्ण करने के लिए, इसके लिए हम अपेक्षा रख रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, हर किसी को, अगर मुंबई की बात करें, हर किसी को घर लेना उनके संभव नहीं हो पाता है, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या किस तरह से आप लोग योजना बनाएंगे कि हर किसी को घर कम से कम मिल जाए? मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये अफोर्डेबल घर हम बना सकते हैं। जब हम टेलीकॉम अफोर्डेबल बनाए, एविएशन को लो कॉस्ट एयरलाइन बना दिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने खाद्य में पूर्ण कर दिया पूरा, तो हम जरूर ये रोटी कपड़ा और मकान में सिर्फ मकान की बात रही है, हम जरूर सोच रहे हैं कि उनके एक लीडरशिप में हम ये इंडस्ट्री मिलके, सरकार मिलके हम सब ये पूर्ण कर सके। मुंबई में सर काफी आप भी घर बनाते, काफी महंगे महंगे घर होते हैं, क्या कुछ ऐसा आपने खास सोचा है सपना कि मुंबई के आसपास के इलाकों में ऐसे कुछ घर बनाया जाता है कि जो कम, जैसे कि अगर टाटा की बात, टाटा ने नैनो बना दिया, 1 लाख रुपए में लोगों को गाड़ी मिल गई, ऐसा कुछ आपने सोचा है कि लोगों को कम से कम में घर मिल जाए, और कितने में मिल जाएगा? आज की तारीख में एक घर आप बनाते हैं तो उसमें 33% तो टैक्स लग जाता है। टोटल आप गिने 100 रुपए कि लोगों को कम से कम में घर मिल जाए, और कितने में मिल जाएगा? आज की तारीख में एक घर आप बनाते हैं तो उसमें 33% तो टैक्स लग जाता है। टोटल आप गिने 100 रुपए का मकान हो या 10 करोड़ का, 1 करोड़ का मकान हो, तो 33 लाख रुपए सरकारी टैक्स में चले जाता है। तो ये सेकंड आप देखिए, जो परमिशन में हम अटकते हैं, एक बिल्डिंग और मकान को परमिशन लेने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो इतना गिरी हुई है कि हम कुछ लोगों को पहुंचा नहीं सकते, पानी हो या कुछ भी अपेक्षा हो, ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो हो। मेरे अंदाज से ये सब हम एक बार एक डायरेक्शन दे दें, एक हम सुविधा दिखा दें, तो जरूर इंडस्ट्री और सरकार मिलके ये हम ऑब्जेक्टिव पूर्ण कर सकेंगे, अफोर्डेबल मकान हर को दे सकें। क्या आप आज वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें रखा? क्या मोदी सरकार ने शायद दावा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या आज के बजट में लगता है कि आप बिल्डरों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्डरों के लिए आप विचार मत करिए, आपको ये विचार करना है कि लोगों को, पब्लिक को हम अफोर्डेबल घर बना सकते हैं। वो फिर सरकार बनाए, केंद्र सरकार बनाए, स्टेट बनाए, या प्राइवेट करे, या पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से करे। अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अफोर्डेबल घर बना सके, और वो हो सकता है। लेकिन हमें जो आज की तारीख में डायरेक्शन है वो एक रिस्ट्रिक्टिव मेंटालिटी बन गई है। लोगों को परमिशन देने में एक दिक्कत आती है। एक मकान को 3-3, 4 साल लग रहे हैं मकान को परमिशन देने के लिए। मेरे अंदाज से ये सब हम सुविधा दें तो हम जरूर अफोर्डेबल घर बना सकेंगे।
जी चित्रा, बिल्कुल देखा कि हिंदुस्तानी साहब का साफ कहना है कि जो खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, शायद वो अगर इस बजट में शायद कुछ अगर हो तो कह सकते हैं कि मुंबई के लिए और खासतौर से देश के लिए जो मोदी ने सपना सोचा है, देखा है, वह हर किसी को घर मिले, वह घर शायद जरूर सबको मिल सकता है। चित्रा, हाउसिंग सेक्टर में क्या रिवोल्यूशन आएगा, यही देखना दिलचस्प रहेगा। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मौजूद हैं फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन तेवतिया जी। अब रजत, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, फिक्की की ओर से कहा गया है कि उम्मीद है ये बजट विकास परक होगा, लेकिन आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी, वो क्या सोचते हैं और वो लोग और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं मोदी सरकार के इस बजट से? जी बिल्कुल, मैं पूछता हूं हर्षवर्धन साहब, जेटली साहब कॉर्पोरेट सेक्टर के फेवरेट माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेटली साहब कॉर्पोरेट ठीक से समझते हैं, कॉर्पोरेट मंत्रालय भी उनके पास है। तो कॉर्पोरेट्स की क्या उम्मीदें, इंडस्ट्री क्या चाहता है जेटली साहब से? देखिए, सब उम्मीदें जो एक बजट में पूरी हो ऐसी तो बात हो नहीं सकती है, और वैसा अपेक्षा भी करना शायद अनुचित है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यदि उसको इम्प्रूव किया जाए तो हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी है वो हम लोग वापस उस ग्रोथ रेट पर पहुंच सकते हैं जो हम लोग सब चाहते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी सालों से उसमें काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं, परमिशंस क्लियरेंसेज में बहुत समय लग रहा है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे हुए हैं, चाहे कोई भी कारण से हो, एनवायरनमेंट कारण से हो या कोई लिंकेज के कारण से हो। तो वो सब में यदि हम लोग उस सब चीज को झट से सल्टा सके तो मैं समझता हूं कि काफी ग्रोथ में एक बढ़ोतरी होगी। आपने कहा क्लियरेंस में दिक्कत आ रही है, एक ड्रीम है नरेंद्र मोदी का भी जो गुजरात मॉडल था, वन विंडो सिस्टम। माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पढ़ेंगे तो उसमें इसका भी जिक्र होगा, वन विंडो सिस्टम का। साथ ही साथ कैसे निवेश बढ़ाया जाए हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रो बेस्ड सेक्टर हो, एमएनसीज हो, कैसे कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एफडीआई की मदद कैसे ली जाए, पीपीपी मॉडल का प्रयोग कैसे किया जाए, इन सब चीजों पर सरकार ध्यान दे रही है। तो आपको लगता है ये सारी चीज अगर इंप्लीमेंट होगी तो एक ईज आपको मिलेगी? अगर सेस हटाया जाता है, सरचार्ज हटाया जाता है चीजों पर से, तो एक फायदा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर को, मतलब एक तरीके से इन्विटेशन होगा ये बजट कॉर्पोरेट सेक्टर को कि कम एंड इन्वेस्ट विद द गवर्नमेंट। जी, मैं समझता हूं कि ये बजट में चूंकि एक नई सरकार आई है और चूंकि एक अच्छे मतदान, अच्छा माने बहुमत से आई है और डेवलपमेंट मुद्दा पर ही खासतौर से इस इलेक्शन में लड़कर आई है, तो एक उनका इंटेंट का एक स्टेटमेंट होना चाहिए इस बजट में। हर समस्या एक बजट में उसका सुलझाव नहीं हो सकता है, ये हम लोग सब समझते हैं, लेकिन यदि एक दिशा हम लोग देख सकें तो नेक्स्ट 5 वर्षों में क्या उम्मीद किया जा सकता है, इस पर हम लोगों को एक आशा हो और एक दिशा हो। सुपर रिच टैक्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है भाई टैक्स स्लैब आम आदमी के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो सुपर रिच है, जिनका एक इनकम ग्रुप ज्यादा का है, एक रिच है, एक ए क्लास जो जेंट्री है, उसके ऊपर सुपर रिच टैक्स भी इंपोज किया जा सकता है। साथ ही साथ जब हमने रेलवे बजट सुना था तो उसमें बार बार गौड़ा साहब कह रहे थे कि हम इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को इन्वाइट करेंगे कि वो बैटरी वाली वैन्स दें, आरओ वाटर सिस्टम से मदद करें। तो क्या आपको लगता है कि कुछ सरकार भी चाहती है कि कुछ साथ में काम हो, जो वेलफेयर के भी काम हो, उसके जरिए कुछ आपको फायदा मिले सरकार से? देखिए, इंडस्ट्री और देश का उन्नति, उसमें एक भागीदारी बहुत जरूरी है, और जो हमारे देश में शायद शुरू से ही रहा है, यदि उसमें और भी कोई तरीके से सरकार चाहे कि इंडस्ट्री आगे आए तो जरूर उस पर गौर फरमाया जा सकता है। लेकिन ये एक परंपरा रही है हमारे देश में और इसको और बढ़ाने की जरूरत भी है, और हम लोग सब उस चीज पे इच्छुक हैं। आप क्या ड्रीम कर रहे हैं जब आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, जेटली साहब को सुनेंगे, तो क्या ड्रीम होगी आपकी? क्या आप लोग कल से प्लान करें कि हाँ कम से कम इतना मिल जाता तो खुशी मिलती? नहीं, देखिए, ये एक स्पेसिफिक चीज मैं नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि एक यदि हम लोग वापस उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर पहुंच सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यदि वापस सरल हो जाए, जो जितने नियम कानून जो लगा रखे हैं हमारे देश में वो सब हम लोग पालन करना चाहते हैं, लेकिन उसको सरल होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, और कहीं जाके ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में फंसना नहीं चाहिए। तो ये सब यदि हो तो मैं समझता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरल एनर्जी है, जो एबिलिटी है हमारे देशवासियों में, वो सब मिलके हमारे देश को उस ऊंचे स्थान पर पहुंचा पाएगी जहां पर हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग पहुंचे। मोदी सरकार का एक ड्रीम ये भी है कि स्किल्ड वर्कर्स जो है
वो बैकअप सपोर्ट दे इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को, स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। तो आपको लगता है ओपनिंग्स होंगी नौकरी के लिए भी, जब स्किल्ड वर्कर्स निकल के आएगा, बाहर मार्केट में टेक्निकल लोग आएंगे बाहर पढ़ाई करके, तो आपको लगता है एक बैकअप सपोर्ट लगेगा? अभी आपको चूज करना पड़ता है कहां से लाएं, विदेशों से कई लोगों को लाना पड़ता है, तो हिंदुस्तान में ही। और जी चित्रा, जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें हैं और माना जाता है कि स्पष्ट जनादेश कम से कम बजट के लिहाज से अच्छा होता है। दीपक जी। प्रभात जी, अगर टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ कहा था कि 5 लाख के ऊपर जो है 5 लाख के नीचे टैक्स लगे, 5 लाख तक कोई टैक्स न लगे। तो आपको लगता है कि टैक्स में कोई रिबेट मिलने की संभावना इस वक्त 3 लाख तक टैक्स लग जाएगा? दीपक जी, संभावना काफी की जा रही है कि स्लैब रेट थोड़ा बढ़ेगा मार्जिनली, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड में जो स्लैब रेट्स प्रपोज थे वो काफी ऊपर लिमिट्स में हैं। और डायरेक्ट टैक्स कोड जो पुराना था वैसे वो 2016 में आने की उम्मीद थी, लेकिन चिदम्बरम साहब नया डायरेक्ट टैक्स कोड लगा गए हैं। अब डायरेक्ट टैक्स कोड का भविष्य क्या है वो तो अलग बात है। तब तक सरकार को कुछ न कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि आप दीपक जी अगर आप देखें सच्चाई में तो मेट्रो सिटी में अगर 2 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम है, मेट्रो सिटी में 2 लाख रुपए में इंसान फैमिली के क्या गुजारा कर सकता है, अपना क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है। आज जरूरत क्या है इस देश को? सबसे ज्यादा जरूरत है डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट करने की, और डिस्पोजेबल इनकम जो क्रिएट होती है वो ग्रोथ से ही लिंक्ड होती है। बेसिकली टैक्स के रिलीफ, आज हमें महंगाई की मार पड़ती है, जो लोग ह्यूमन क्राई कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है पिछले 3 सालों में जो सैलरी में ग्रोथ हुई है या आदमी की अर्निंग्स में ग्रोथ हुई है वो काफी डाउन रही है, जो कि महंगाई उससे ज्यादा रही है। इसलिए जो उनके जो खर्चे हैं उनमें कटौती आई है, उस कारण से महंगाई बहुत पिंच करने लगी है लोगों को। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो आज हिंट मिला है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स फ्रेंडली बजट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर अनलॉक किया जाता है तो इस देश में एक ज्यादा अवसर पैदा होंगे, और लोगों को जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो हमेशा डिस्पोजेबल इनकम भी उससे लिंक होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं हम छूट की सीमा में वृद्धि को अगर ना भी मिले हमें, लेकिन सबसे जरूरत है बेसिकली कि एक बजट हमें ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाए, बजट ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाए। 1 मिनट दीपक जी, जो 2 से देखिए, अगर आप 3 लाख स्लैब करते हैं तो सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की हानि होती है। 2 से 3 लाख वालों को, 5 लाख वालों को 2,000 का क्रेडिट दिया था पी चिदम्बरम ने पिछली बजट में। 1 करोड़ रुपए वाले पर सुपर रिच टैक्स था। तो अब ये समस्या है कि जो हमारे खजाने की हालत है, अगर वो केवल 2,000 का क्रेडिट हटाते हैं तब भी 3,600 करोड़ रुपया घटता है। तो आप क्या इस स्थिति में है कि ये 40-45 हजार करोड़ रुपया जो है वो आप छोड़ सकें? समस्या ये है, अगर वो चाहे भी तो खजाने की स्थिति इसकी इजाजत नहीं दे रही है। वो निर्भर करेगा इस असेसमेंट पर कि अगर ये छोड़ते हैं तो क्या टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और उससे आमदनी बढ़ेगी सरकार की। अगर वो आमदनी जो संभावित है, जो अनुमान लगाते हैं आप कि टैक्स कंप्लायंस ज्यादा होगा और इस जो हम घाटा उठा रहे हैं उससे ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। एक तो आप लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम दे रहे हैं, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे ग्रोथ बढ़ेगी। उसके केवल उसको एक खाने में बंद करके मत देखिए उस छूट को। उस छूट का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इसको भी ध्यान में वित्त मंत्री रखेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की आपकी ओर से बताई है। और दरअसल दिक्कत सरकार की यह है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और इसी वजह से तमाम तरह की चुनौतियों का सामना अभी से ही करना पड़ रहा है मोदी सरकार को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इन सबके बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर डीडी भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि वो कर रहे हैं किस तरह की उम्मीदें आज के बजट से। एक ब्रेक फौरन होंगे।